फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट और सीजीटेट 2026 के लिए सीडीपी का क्लास 20। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सीडीपी के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें आपको सीडीपी का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको टॉपिक वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं, नए पुराने सभी को। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही 2 दिन लगे हैं, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें डाला है। ठीक है, और इजी नोट्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत मेहनत लगा है, इसमें बहुत समय लगा है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968? भारत की पहली शिक्षा नीति है जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है लाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप एक एक पॉइंट्स आप पढ़ेंगे तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, भारत की शिक्षा नीति जो है पहली शिक्षा नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, किसके सरकार के टाइम पे लॉन्च किया गया या फिर लागू किया गया? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। ठीक है, और ये शिक्षा के राष्ट्रीयकरण और समान अवसरों पर केंद्रित है। ठीक है, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर और समान अवसरों पर, सभी को समान अवसर देना। ठीक है, इस पर केंद्रित है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आया, किसके सरकार के टाइम? राजीव गांधी सरकार के टाइम। ठीक है, राजीव गांधी सरकार द्वारा घोषित यह नीति 1968 की नीति का स्थान लेने के लिए आई और इसने शिक्षा तक पहुंच और समानता पर जोर दिया। ठीक है, सभी तक जो है शिक्षा पहुंच जाए और सभी को समानता दी जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी जो है कार्यक्रम चलाया गया था 1986 में राजीव गांधी सरकार के टाइम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा जो है चलाया गया था। संशोधित NEP 1986। ठीक है, उसके बाद 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको 1992 में संशोधित किया गया था प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में। ठीक है, तो जो सीटेट और अन्य टेट में जो पूछे गए हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डाला है। ठीक है, तो इसलिए सारे को जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो 1986 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको 1992 में PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में संशोधित किया गया था। ठीक है, इस नीति ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर कम करने, महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, संशोधित वाला जो है उसमें महिला शिक्षा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, महिला शिक्षा पर जोर किस शिक्षा नीति में दिया गया था? ठीक है, तो ये जो है 1992 जो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो शिक्षा नीति संशोधित किया गया था 1986 को, उसमें शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, ड्रॉप आउट दर कम करने और महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति विकलांग छात्रों के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, शिक्षा नीति 2006 की अगर हम बात करें, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी 2026। ठीक है, डिसएबिलिटी से ही आपको समझ आना चाहिए। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में जो है दिव्यांगजनों के सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के लिए जारी की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें समान अवसर देना, बाधा मुक्त वातावरण बनाना, समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना, जिसमें शिक्षा व्यवस्था और रोजगार तक पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया था। यानी कि समावेशी शिक्षा पर जो है ज़्यादा अधिक जो है जोर दिया गया। ठीक है, जिसमें दिव्यांगजनों को सम्मान दिलाना, समान अवसर दिलाना और उनके भविष्य के लिए तैयार करना। ठीक है,
तो ये जो अवसर देना है मुख्य रूप से दिव्यांगजनों पर जो है ये फोकस था। ठीक है। नीति यानी कि शिक्षा नीति 2006 के मुख्य बिंदुओं को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है समावेशी शिक्षा पर जोर देता है। सामान्य स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिले। देखिएगा पहले क्या होता था, बहुत भेदभाव किया जाता था। ठीक है, कि हाँ ये विकलांग है, हाँ ये चल नहीं सकता, बहुत मजाक उड़ाया जाता था। इसी के चलते जो है समावेशी शिक्षा का जो है निकाला गया। समावेश शिक्षा, सभी को समान अवसर देना, सभी को सम्मान देना। ठीक है, सभी के लिए शिक्षा जो है शिक्षा मिले सभी को। ठीक है, इसके लिए सहायक उपकरण प्रदान करना, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण और अनुकूलित पाठ्यक्रम प्रदान करने पर जोर दिया गया। समावेश शिक्षा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाधा मुक्त वातावरण जो है उनके लिए बनाना, शारीरिक और तकनीकी बाधाओं को दूर करना ताकि दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से घूम सके और काम कर सके। ठीक है, स्कूल का वातावरण ऐसे बनाना जिसमें दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से घूम सके और बिना कोई बाधा के वो क्या करे, शारीरिक रूप से वो चल सके, फिर सके और अपने अच्छे वातावरण में जो है वो पढ़ाई कर सके। ठीक है। सशक्तिकरण जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना था। ठीक है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास केंद्र स्थापित करना है। ठीक है, यानी कि प्रशिक्षण, शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाना जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशल जो एजुकेशन होती है उनके लिए ट्रेनिंग करना शिक्षकों को। कंप्यूटर शिक्षा, प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान देना। ठीक है। सामान्य शिक्षा संस्थानों में विशिष्ट शिक्षा के कार्यक्रमों को उपयोग करने के लिए संसाधन एजेंसी के रूप में सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि जो सामान्य विद्यालय हैं उसमें विशिष्ट बच्चे लोग के लिए जो है जो सामान है, ठीक है, संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने के लिए संसाधन एजेंसी जो है बनाई गई, जिसमें वो चेक करते थे और संसाधन जो है उपलब्ध कराते थे। शारीरिक तथा मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक यानी कि सामान्य शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के अयोग्य हैं। यदि समन्वित शिक्षा में उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है तो वे अपमान, तिरस्कार, हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्हें ऐसी परिस्थिति से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, शारीरिक और मानसिक दोषों से ग्रस्त बालक, जो बच्चे मानसिक रूप से ग्रस्त हैं, ठीक है, शारीरिक रूप से ग्रस्त हैं, ठीक है, ग्रसित है, तो ऐसे बच्चों को सामान्य शिक्षा संस्थानों में अच्छे से पढ़ सके, बिना कोई अपमान के, बिना कोई तिरस्कार के, बिना कोई हीन भावना के। ठीक है, तो ताकि कोई उनका मजाक न बनाए। ठीक है, इसीलिए उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना उसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, और लक्ष्य क्या रखा गया था, लक्ष्य रखा गया था 2020 तक पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक सभी बच्चों की पहुंच जो है सुनिश्चित करना था, और जिसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे। अब हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि RTE, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, RTE 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। वर्ष 2009 में बालक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो अधिनियम 2009 जो है पास किया गया, और इस अधिनियम के अनुसार जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1 से 8 तक की यानी कि 8वीं तक की जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया, और यह संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसमें सभी बच्चों को जो है निःशुल्क और कंपलसरी जो है अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
जिसमें सरकारी स्कूल के साथ निजी स्कूलों में भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए 25% तक जो है आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, ताकि सामाजिक समानता और बेहतर शिक्षा सुनिश्चित हो सके सभी बच्चों के लिए। संक्षिप्त नाम अगर हम देखें तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यानी कि राइट टू एजुकेशन, RTE 2009। ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार धारा 3 में दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक वर्षों को बच्चे को जो है अपने पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाए। सामान्य बच्चे साथ ही विशिष्ट बच्चे को भी जो है अपने पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना जो है उनका मूल अधिकार है, उनको प्राप्त करना। ठीक है। प्रवेश न पाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रावधान धारा 4 में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एक पॉइंट मैंने डाला है, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। यदि कोई बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल नहीं जाता है तो उसे उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है। अगर 6 साल की उम्र में स्कूल नहीं जाता है बच्चा, उसके बाद स्कूल जाता है तो उसके उचित कक्षा में जो है प्रवेश दिया जाएगा उसके उम्र के अनुसार। ठीक है। यदि 14 साल की उम्र तक कोई बच्चा प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो भी उसे शिक्षा पूरी होने तक मुफ्त शिक्षा क्या हो जाएगी, मिलती रहेगी। ऐसे बच्चों को के बारे में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। उन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण से कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे बिना कोई परेशानी के उसे दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। ठीक है, बेझिझक। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन 2009 की है, जो मुख्य बिंदुओं को जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो उसमें लिखा गया है। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ठीक है, तो इस अधिनियम के लागू होने के 3 वर्षों के भीतर जो है जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे सभी बच्चे समान शिक्षा प्राप्त कर सके, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना अनिवार्य होगा, उनका कर्तव्य है। नेक्स्ट है वित्त तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने में आने वाले खर्चों का एस्टीमेट तैयार करेगी। कौन? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य सरकारों के कर्तव्य। राज्य सरकार के कर्तव्य क्या है? राज्य सरकारें जो है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश और उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। ठीक है, इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। यानी कि कोई बच्चा प्रवेश ले रहा है, नहीं ले रहा है, उन घर घर तक जाना उनका अनिवार्य है और सभी बच्चों को शिक्षा के लिए आगे लाना उनका कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, विद्यालय भवन और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता जो है सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। नेक्स्ट है स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनके प्राधिकारी हैं, उनका जो है धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख करेंगे, यानी कि रिपोर्ट जारी करेंगे, उनका रिपोर्ट तैयार करेंगे। विद्यालयों की कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, विद्यालय में कामकाज सही ढंग से चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसकी निगरानी किसका काम है? स्थानीय प्राधिकारियों का।
शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो है स्थानीय प्राधिकारियों का कर्तव्य है। धारा 8 में दिया गया है बालकों का अभिलेख तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, साथ ही विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे और शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेंगे। ठीक है, ये 3 कार्य हैं स्थानीय प्राधिकारियों के। माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य क्या है उनका कर्तव्य? तो प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय पढ़ाने के लिए भर्ती कराएं। ठीक है, उनका कर्तव्य है 6 से 14 तक के वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको विद्यालय पढ़ाने के लिए भर्ती कराएं। माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य है। नेक्स्ट है राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 11 में और संविधान के अनुच्छेद 45 में निहित है कि 3 से 6 वर्ष वायु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना और जन्म से 6 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रदान करना। ठीक है, बच्चों का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है, शिक्षा है 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से जो है प्रदान करना कार्य है राज्य सरकार का। और किस में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 45 में और 2009 की धारा 11 में। ठीक है, RTE 2009 की धारा 11 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। ठीक है, जो प्री स्कूलिंग होती है। ठीक है, साथ ही 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था तक जो है देखभाल करना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रदान करना। इसके लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व की सीमा क्या है? सरकारी विद्यालय हो तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही। ठीक है, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% जो है स्थान आरक्षित करने होंगे। ठीक है, सरकारी स्कूल के लिए तो है ही, साथ ही निजी स्कूल के लिए भी है। ठीक है, और प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। ठीक है, यानी कि कैपिटेशन शुल्क पर जो है रोक लगाया गया है। ये धारा 13(1) में दिया गया है। कोई भी स्कूल या व्यक्ति बच्चे के प्रवेश देते समय जो है कोई भी कैपिटेशन शुल्क जैसे कि दान है, चंदा, कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं ले सकते। ठीक है, इसके लिए भी जो है दंड का प्रावधान रखा गया है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर रोक लगाया गया धारा 13(1) में ही दिया गया है, जिसमें स्कूल बच्चे या उसके माता पिता अभिभावकों को कोई भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया जैसे इंटरव्यू टेस्ट के जो है अधीन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि बच्चे को किसी भी बिना परेशानी के उनको एडमिशन देना, उनको शिक्षा जो है सुनिश्चित कराना विद्यालय का और सभी जो कार्यकर्ता हैं उनका कर्तव्य है। ठीक है, ये धारा 13(1) में दिया गया है। ठीक है, और किसी भी तरीके का कैपिटेशन शुल्क नहीं लगाएगा, कोई भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, दंड का प्रावधान क्या है? धारा 13(2) में दिया गया है। कैपिटेशन शुल्क लेने पर शुल्क की राशि के 10 गुना तक जुर्माना हो सकता है। स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनाने पर पहली बार में 25,000 तक और बाद के हर उल्लंघन के लिए 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में भी अगर नहीं होता है जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्कूल में नाटक किया जाता है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, लेकिन साफ साफ लिखा गया है रूल्स में। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में भी जो है बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा।
प्रवेश से इनकार न करना, यानी कि प्रवेश स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी जो है किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। बालकों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध किया गया। किसी भी बच्चे को शारीरिक और मानसिक यातना जो है नहीं दी जाएगी शिक्षकों के द्वारा या किसी भी के द्वारा। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। अगर किसी विद्यालय को मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये धारा 19 में दिया गया है। बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल जो है नहीं चलाया जाएगा। उन्हीं स्कूल की मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक को पूरा करेंगे। जो विद्यालय धारा 19 में वर्णित मानकों को, जो स्कूली सुविधाएं हैं, ठीक है, जिस स्कूल में धारा 19 में वर्णित मानक पूरा नहीं किया है उसका जो है मान्यता प्राप्त नहीं किया जाएगा। अनुसूचित का संशोधन करने की शक्ति। अनुसूची का जो संशोधन करने की शक्ति जो है केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मान या मानक की अनुसूची में परिवर्तन, उसका लोप करने का संशोधन जो है कर सकेगी। आवश्यकता के अनुसार जो है अनुसूची को परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल व स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। कौन? विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे और यह समिति कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेंगी। ठीक है, यानी कि विद्यालय में कार्य हो रहा है या नहीं उसका मॉनिटर कौन करेंगी, देखरेख कौन करेंगी, निगरानी कौन करेंगी? जनप्रतिनिधि, अभिभावक, ठीक है, और स्कूल प्रबंधन समिति। नेक्स्ट है, और जिसमें शिक्षक भी शामिल होंगे। विद्यालय विकास योजना धारा 21 में वर्णित विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के विकास की योजना बनाएगी और इसकी सिफारिश भी करेंगी। नेक्स्ट है, शिक्षा की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। ठीक है, काफ़ी जो है अजीब अजीब पॉइंट्स में लिखा हुआ था, मैं आपको इजी पॉइंट्स जो है आपको दे रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, काफ़ी समय लगा है और कौन कौन से सब्जेक्ट क्यों पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्यों मतलब कि जो 2020 में जो बनाए गए हैं शिक्षा नीति उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है, भाषाएं क्यों पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो इसको जो है हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आरटीई 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निबंधन और शर्तें। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। ठीक है, न्यूनतम योग्यताओं का जो निर्धारण है वो केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, और साथ ही शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। शिक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हों, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें और अभिभावक बैठकें जो है आयोजित करें, यानी कि मीटिंग जो है आयोजित करें, पेरेंट्स मीटिंग। छात्र शिक्षक अनुपात। ठीक है, तो छात्र शिक्षक अनुपात जो है एक अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1:40 से अधिक ना हो। ठीक है, यानी कि जो टीचर्स की जो संख्या है स्कूल में कितना होना चाहिए देखते हैं। अनुपात का निर्धारण जो है 60 छात्र होंगे तो 60 छात्र तक जो है 2 शिक्षक रहेंगे। 60 से यानी कि 61 से 90 छात्र अगर होंगे स्कूल में तो 3 शिक्षक होंगे। साथ ही 31 से 120 अगर छात्र होते हैं स्कूल में तो 4 शिक्षक होंगे। 121 से 200 तक के छात्र होते हैं अगर तो 5 शिक्षक होंगे और 200 से अधिक छात्र होने पर जो छात्र शिक्षक अनुपात है 1:40 के से जो है अधिक नहीं होगा और ये जो है प्रधानाध्यापक को छोड़कर है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ये जो है आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है, शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। तो शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी
यह सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद जो है कुल स्वीकृति पद संख्या में 10% से अधिक नहीं होंगे। यानी कि शिक्षकों की जो रिक्त स्थान है वो खाली, मतलब कि खाली नहीं होनी, वैकेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें तत्काल जो है वैकेंसी निकाली जाएगी और स्कूल में जो है शिक्षक की सुविधा रखी जाएगी। राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाना प्रतिषेध, जिसमें शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि जनगणना, सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर जो है नहीं कराए जाएंगे। किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य जो है शिक्षकों को नहीं कराना चाहिए, नहीं कराएंगे, ठीक है। यानी कि जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर, ये 3 कार्य को छोड़कर बाकी कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य जो है शिक्षकों को नहीं कराए जाएंगे। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है। कोई भी शिक्षक शिक्षिका प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकारी संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा और बच्चों के बहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उन्हें भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन व्यापक और सतत होगा, ठीक है। मूल्यांकन कैसा होगा? व्यापक होगा, जिसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड किए होगा, अकादमिक, साथ ही आपको खेल कूद से संबंधित, ठीक है, व्यवहारिक रूप, सारी चीज़ों को मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा। सतत मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि लगातार जो है आपको मूल्यांकन कराया जाएगा ताकि बच्चों को बर्डन ना हो, भारीपन ना हो, ठीक है। परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नेक्स्ट है बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। तो बालक के शिक्षा को अधिकार को मॉनिटर करना किसका काम है? देखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय, राज्य या राज्य बाल संरक्षण आयोग इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रशिक्षण या परीक्षण और देखभाल की समीक्षा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शिकायतों को दूर करना। धारा 31 में वर्णित बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकारों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, ठीक है, यानी कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, का गठन केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को क्या करेगी? परामर्श देना होगा। नेक्स्ट है राज्य सलाहकार परिषद का गठन, ठीक है, यानी कि ये नेशनल लेवल पे था जिसमें राज्य को परामर्श दी जा रही है, ठीक है, अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। राज्य सलाहकार परिषद यानी कि प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल का गठन जो है राज्य सरकार करेगी। इसका काम जो है अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना। नेक्स्ट है निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को और स्थानीय अधिकारी स्कूल प्रबंधन समिति को अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत जो है जारी कर सकेंगे और निर्देशन भी जो है दे सकेंगे, ठीक है। देखिएगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को और स्थानीय अधिकारी जो है स्कूल प्रबंधन को, ठीक है। नेक्स्ट है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। अभियोजन यानी कि अधिनियम का पालन नहीं करने पर धारा 13, 18, 19 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई भी अभियोजन सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना शुरू नहीं किया जाएगा। कोई भी दंड जो है, कोई भी अगर अपराध करता है उसका दंड अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्रद्धापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में
सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति। अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। ठीक है, जब कोई श्रद्धापूर्वक और विश्वास के साथ अगर कोई कार्य करता है तो उसका मुकदमा वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। ठीक है, राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। राज्य सरकारें अधिनियम के उपबंधों में के कार्यान्वयन के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, 2005। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन जो है इससे 10 क्वेश्चन, मैं जो आज क्लास लाई हूँ इससे 10 क्वेश्चन गारंटी है। ठीक है, NCF 2005 जो है इसको प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित किया गया, राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF। ठीक है, और किस समिति के द्वारा? राष्ट्रीय संचालन समिति के द्वारा गठित किया गया, पारित किया गया था। ठीक है, जिसे NCERT ने तैयार किया था। NCERT ने तैयार किया था, राष्ट्रीय संचालन समिति ने पारित किया गया था, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसे जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया है। ठीक है, जिसमें जो पाठ्यचर्या है वो बालकों पर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कहा गया है सभ्यता और प्रगति में रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है उसमें कहा गया है कि बच्चा यानी कि जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए होनी चाहिए, न कि बच्चे को शिक्षा के लिए। ठीक है, ये ऐसा कहा गया है। जो शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, तो और लचीला होना चाहिए ताकि उसमें बदलाव किया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर आधारित जो है NCF यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया 2005 में। ठीक है, तो NCF 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम। ठीक है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना इसका उद्देश्य है, इसका सूत्र है। NCF 2005 के निदेशक कौन है? प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, और NCF 2005 के बात जो है करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, यानी कि अनुभव द्वारा सीखे बच्चा। ठीक है, NCF 2005 का भाषा फॉर्मूला क्या है? त्रिभाषा सूत्र है, जिसमें मिनिमम 3 भाषा जो है सिखाई जानी चाहिए, जिसमें बहुभाषावाद को जो है बढ़ावा देना है। NCF फ्रेमवर्क में कक्षा 1 से 12 तक कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना जो है सिखाना, इसकी पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसमें हम जो है देखने वाले हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कौन कौन सी कक्षा तक अनिवार्य किया गया है और क्यों पढ़ाया जा रहा है यह सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। ठीक है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चों के लिए है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, जो क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है, घर की भाषा मातृभाषा, और साथ ही अंग्रेजी, गणित, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन, कला व शिल्प, शारीरिक विकास और कार्य अनुभव। नेक्स्ट है 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कि अभी जो कुछ राज्य में हिंदी होती है, कन्नड़ होता है, तमिल, ये सारी चीज़ें जो है क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और आधुनिक भारतीय भाषा ठीक है होगी, मॉडर्न जो लैंग्वेज है। ठीक है, जिसमें कला शिक्षा नेक्स्ट है, और सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। 9वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए सामाजिक अध्ययन और इतिहास, भूगोल, सामाजिक, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, और मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा होगी, और संस्कृत, उर्दू, अन्य भाषाएं जो है सिखाई जाएगी, और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, कार्य शिक्षा, शांति शिक्षा, कला शिक्षा जो है प्रदान की जाएगी।
11वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए मातृभाषा अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, व्यापार अध्ययन, अकाउंटेंसी और कला शिक्षा, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य ऐच्छिक विषय जो है किया जाएगा। और ये सारे विषय जो है वैकल्पिक होंगी, जो अपनी इच्छा अनुसार जो है बच्चे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। भाषा क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, चलिए हम जानते हैं। भारतीय भाषा भारतीय समाज की बहुभाषा जो विशेषता के कारण जो है छात्र छात्राओं को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ही बहुत सारे भाषा है। ठीक है, अगर सभी भाषा को बच्चा सीखता है तो उनके जो विकास के लिए है, उनकी भविष्य के लिए जो है काम आएगा। ठीक है, इस कारण एनसीएफ में 3 भाषाओं के शिक्षण की वकालत की गई। भाषा कौशल के अंतर्गत बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सभी जो है बालक के ज्ञान के निर्माण के लिए प्राथमिक कक्षा से ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चा जो है बोलकर सीखेगा, सुनकर भी सीखता है, पढ़कर भी। इसलिए जो है बहुत सारी पुस्तकें जो है क्षेत्रीय भाषाओं पर भी जो है प्रकाशित किए गए। ठीक है, भाषा सीखने हेतु समृद्ध संप्रेषण वातावरण आवश्यक है, यानी कि जो कम्युनिकेशन जो है बात करके सीखेगा ना, बात करने से जो है उसका भाषा विकास होगा। ठीक है, अच्छे से बोल पाएगा, अच्छे से उच्चारण कर पाएगा, इसीलिए जो है संप्रेषण वातावरण आवश्यक है। इसके लिए समृद्ध पाठ्य पुस्तक, कक्षा पुस्तकालय, कक्षा 1 से अधिक भाषा में पुस्तकें जो है उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मीडिया सपोर्ट, जैसे पत्रिकाएं भी जो है विभिन्न भाषा में उपलब्ध जानी चाहिए। ठीक है, और कराई भी जा रही है अभी। समाचार पत्र में कॉलम और रेडियो ऑडियो कैसेट उपलब्ध कराने के साथ साथ भाषा शिक्षक की भाषा में आधारभूत दक्षता आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि जो भाषा टीचर है उनमें जो है भाषा का पूर्ण ज्ञान और सारी चीज़ें जो है ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गणित विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। ठीक है, तो छात्र छात्राओं में उपयोगी गणितीय क्षमताओं के विकास एवं तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए अमूर्त चिंतन जो है विकसित करने और समस्याओं का हल करने की योग्यता के विकास के लिए गणित शिक्षण आवश्यक है, और कक्षा 10वीं तक जो है अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। गणित शिक्षण हेतु कल्पना को तथा अमूर्त चिंतन को विभिन्न साधनों के माध्यम से दृढ़ करने पढ़ाने चाहिए, और जैसे करके जो है पढ़ाना चाहिए, और गणना, आकार, स्वरूप जैसे तथ्यों को मॉडल की सहायता से समझाना चाहिए। गणित और अन्य विषयों के संबंध जो है भी छात्रों को बताना चाहिए, यानी कि अब देख रहे हैं आप। ठीक है, विज्ञान में जो है विज्ञान और गणित में क्या संबंध है, सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्र छात्राएं अवलोकन, परिकल्पना, निर्माण, निष्कर्ष निकालने और निष्कर्ष के परीक्षण तथा संबंधित सिद्धांतों के निर्माण को सीखते हैं, समस्या समाधान को सीखते हैं। ठीक है, और इस प्रकार उनमें एक क्रमबद्ध तरीके यानी सिस्टमेटिक वे से जो है कार्य करने का जो क्षमता है वो विकसित होती है। ठीक है, और अनुशासन का विकास होता है। यानी कि विज्ञान के अध्ययन द्वारा जो है गरीबी, अंधविश्वास, अज्ञानता जो है दूर होगी। साथ ही 10वीं तक जो है कक्षा 10वीं तक ये अनिवार्य विषय रखा गया है, ताकि बच्चे जो है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उसको रिलेट करके क्या करें, पढ़ सके और सभी चीज़ों का ज्ञान हो। विज्ञान शिक्षण हेतु अनुभव संबंधी वैधता और प्रक्रिया प्रणाली वैधता, ऐतिहासिक वैधता, पर्यावरण वैधता और नीतिपरक वैधता के आधार पर पाठ्य पुस्तक का चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन। सोशल स्टडी जो है छात्र छात्राओं को समाज की वास्तविकता से जो है परिचित कराना है, अत्यंत आवश्यक है, और सामाजिक अध्ययन का ज्ञान देना जरूरी है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए ऐसी विधियों का चयन करना चाहिए जो सृजनात्मकता, सौंदर्यपरक, विवेचनात्मक को बढ़ावा दे। इसके साथ ही छात्र छात्राओं में पूर्व और वर्तमान से संबंधित संबंध जो है स्थापित करने की क्षमता विकास कर सके। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान में अभी क्या बदलाव हुए हैं, इतिहास में क्या थे। ठीक है, सारी चीज़ें जो है सोशल स्टडी के द्वारा बच्चों को प्रदान की जाए। और कंप्यूटर यानी कि जो
कंप्यूटर आधुनिक समय में कंप्यूटर की जो समाज में भूमिका है, महत्व को देखते हुए इसका अध्ययन छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि बच्चे को जो है आर्थिक रूप से सक्षम बना सके। ठीक है। कार्य शिक्षा प्रौढ़ एवं बालकों दोनों का जो है समाजीकरण एक ही प्रकार से होता है, जो कार्य करने के दौरान आपसी सहयोग द्वारा यानी कि जो सामाजिक और सामूहिक भावना को जो है विकसित करती है। कार्य शिक्षा छात्र छात्राओं को दी जानी चाहिए, जिससे कार्य शिक्षा के द्वारा आर्थिक उन्नति भी होती है और होनी चाहिए। शांति शिक्षा समाज में शांति स्थापित करने के लिए जो है शिक्षा के महत्व को देखते हुए छात्र छात्राओं को शांति शिक्षा देनी आवश्यक है। शांति शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जिसमें छात्र छात्राओं में शांति के प्रति अनुराग पैदा हो, सहन शक्ति, न्यायप्रियता, आपसी समझ बढ़े, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास हो सके, और इसके लिए महापुरुषों की जीवनी, कहानी आदि का श्रवण कराना चाहिए। परिचर्या आयोजित की जा सकती है। ठीक है। कला शिक्षा की अगर हम बात करें तो छात्र छात्राओं की कलात्मक क्षमता के विकास तथा सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कला शिक्षण जो है आवश्यक माना गया है। कला शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कला शिक्षा के शिक्षण के लिए अधिकारित संसाधन उपलब्ध कराने का सुझाव देती है, ताकि सभी स्तरों पर जो है कला को एक अनिवार्य विषय रूप में जो है लागू किया जा सके। छात्रों के समग्र विकास, सांस्कृतिक विरासत की समझ, कला जो शिक्षा है वो सांस्कृतिक विरासत की समझ, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को क्या करती है, बढ़ावा दिया जाता है, जिससे संगीत, नृत्य, दृश्य कला और रंगमंच जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, उदाहरण है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट पिछले बार जो 2024 में हुआ था उसमें पूछा गया था। एनसीएफ 2005 में विद्यालय में कला शिक्षा को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है। उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना है, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। तो दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, यानी कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शिक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि जैविक जो पोषण आनुवंशिकता है और सामाजिक यानी कि वातावरण, जाति और आर्थिक गरीबी, कुपोषण, सांस्कृतिक जो परंपराएं होती हैं, राजनीतिक जो शारीरिक सरकारी नीतियां होती हैं, उनकी जानकारी देना जो है ज़रूरी है। कारक उसके विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या है, सहायक है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जून 2017 में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति में 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया गया। किसके द्वारा और किसको सौंपा गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा गया। ठीक है। इसका उद्देश्य है शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना, जैसे 5-3-3-4। ठीक है। पाठ्यक्रम संरचना, तकनीकी शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा पर। ठीक है। इस पर जो है इसका उद्देश्य ही इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है। इसको हम डिटेल से देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखेंगे जो उस नोटिस में दिया गया है। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है 6% के बराबर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, शिक्षा को दी जा रही है जीडीपी के 6%। ठीक है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हो सके। यह कोठारी आयोग की पुरानी सिफारिश को दोहराता है और देश के समग्र विकास के लिए शिक्षा में निवेश के महत्व पर जो है जोर देता है। जो कोठारी आयोग में जो सिफारिशें थी उनको जो है यहाँ पे दोहराया गया है। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने पर जो है मंजूरी दी। ठीक है, किसके द्वारा?
मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम। कब? 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही एमफिल को समाप्त कर दिया गया, इसके जगह पे आप पीएचडी जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह नीति वर्तमान की जो 10+2 वाली शिक्षा स्कूली व्यवस्था है उसको 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में जो है करने की बात की गई है और ये कराया गया है अभी। तो 5+3+3+4 संरचना जो है क्या बताता है? 5 साल का फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्रीपरेटरी स्टेज और 3 साल का मिडिल स्टेज और 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, जिसमें फाउंडेशन स्टेज में जो है 5 साल का 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी जिसमें आंगनवाड़ी और बाल वाटिका को जो है अंकित किया गया है, प्लस एक और कक्षा 1 और 2 यह बच्चों की जो है नींव मजबूत करने पर केंद्रित है। साथ ही 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज जो है कक्षा 3, 4 और 5 ठीक है को फोकस किया गया है, और 3 साल की जो मिडिल स्टेज है उसमें कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं पर फोकस्ड है, और 4 साल का जो सेकेंडरी स्टेज है वो है कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। अब हम देखते हैं एनईपी 2020 के सिद्धांत और महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या क्या इसमें वर्णित किया गया है कि क्या क्या सिफारिश की गई है ठीक है। तो संरचनात्मक समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संरचनात्मक समझ पर जोर देना न कि रटन पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। ये भी जो है कोठारी आयोग की सिफारिशें में शामिल थे ठीक है, जिसमें रटन पद्धति को जो है बढ़ावा न देना ठीक है, और संरचनात्मक समझ पर जो है जोर देना था। संरचनात्मक समझ पर यानी कि पढ़ाई जो होनी चाहिए वो संरचनात्मक होनी चाहिए, रटने पर जोर नहीं देना चाहिए और सिर्फ केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाई जानी चाहिए ठीक है। तो बहुभाषिता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। क्योंकि अभी जैसे अंग्रेजी के जो अनिवार्य रूप से जो अभी हर चीज़ में, हर कार्य क्षेत्र में जो है अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है, इसलिए अंग्रेजी को जो है महत्वपूर्ण माना गया है ठीक है। साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को अनिवार्य किया गया है, जिसमें राष्ट्रीयता संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा ठीक है, भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस जो है इवैल्यूएशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है सीखने को बढ़ावा देने के लिए साल के अंत की परीक्षा के बजाय असतत मूल्यांकन पर जोर देती है, जिसका लक्ष्य बच्चों की प्रगति में मदद करना है ठीक है। इससे बच्चे का क्या होता है, परेशानी नहीं होती, बर्डन नहीं होता है, भारी नहीं होता है ठीक है, जिससे बच्चे का मूल्यांकन होता रहेगा, बच्चा पढ़ता रहेगा ठीक है। एक ही बार ऐसा नहीं होता कि साल में एक ही बार लास्ट में ठीक है परीक्षा ली जाए, इसीलिए बीच बीच में टेस्ट होती हैं और मौखिक आकलन किया जाता है ठीक है, और तिमाही, छिमाही ऐसे जो है परीक्षाएं ली जाती रहती है ताकि बच्चे पर भार ना हो। साथ ही परख जो है प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, जिसका उद्देश्य छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानदंड
मानक और दिशा निर्देश जो है निर्धारित करना, शिक्षा निर्माण में प्रणाली में एक रूपता लाना है। यानी कि इसका परख का कार्य क्या है? मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना, मानक तैयार करना और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। नेक्स्ट है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5th और क्लास 8th तक, उससे आगे तक भी जो है घर की भाषा यानी कि मदर टंग जो है स्थानीय भाषा पर होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा सूत्र यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। इसमें किसी भी बच्चे को थोपा नहीं जाएगा कि तुम इसी वाले भाषा को ही तुम पढ़ो, इसी वाले भाषा को ही तुम पढ़ो, तुम कन्नड़ ही पढ़ो, तुम मराठी ही पढ़ो, ऐसे थोपा नहीं जाएगा किसी को। अपनी इच्छा अनुसार जो है वो क्या करेगा, ले सकेगा, ठीक है, सीख सकेगा। नई शिक्षा नीति भाषाओं के चुनाव में अधिक स्वायत्तता देती है और संस्कृत को एक विकल्प के रूप में बढ़ावा देती है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता, ठीक है। पहली भाषा जो है त्रिभाषा में अगर हम देखें तो पहली भाषा छात्र की जो मातृभाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा होती है, उसको रखा गया है। दूसरी भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे गैर हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी रखा गया है, ठीक है। और हिंदी तीसरी भाषा है एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे कि संस्कृत है या कोई विदेशी भाषा जो पहले दूसरी भाषा न हो, ठीक है। पहली और दूसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी भाषा में आधुनिक भारतीय भाषा को रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो है चलाई गई, इस बात पर बल देती है जो कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से वे प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, ठीक है। 6 से यानी कि कक्षा 6वीं से शास्त्रीय भाषाओं जैसे कि तमिल, तेलुगु, पाली, फारसी का अध्ययन एक विकल्प के रूप में किया जा सकेगा, जिससे राष्ट्र की एकीकरण को बढ़ावा मिलेगी। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जो है पुर्तगाली, रूसी जैसी विदेशी भाषाओं को भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक वैकल्पिक विषय के रूप में पेश किया जाता है, ताकि छात्र विश्व संस्कृति को समझ सके और वैश्विक अवसरों का लाभ उठा सके, जिससे उनकी समझ और गतिशीलता बढ़े। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं और रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। नेक्स्ट है समावेश शिक्षा। समावेश शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जहां शारीरिक रूप से अक्षम, सामान्य और विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चा जो एक साथ एक ही कक्षा में स्कूल में पढ़ते हैं, जिससे हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार सीखने, बढ़ने और समाज में आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिले, ठीक है। इससे जो है समावेश शिक्षा से सामाजिक जागरूकता भी बढ़ेगी, साथ ही हर बच्चे को शिक्षा में जो है समान अवसर प्राप्त होगा, सभी बच्चा जो है समान रूप से आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। इसलिए समावेश शिक्षा को लाया गया। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो है RPWD एक्ट 2016, ये समावेश शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहां सामान्य और दिव्यांग जो बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सभी बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाता है, जिससे सभी को समान अवसर और समान सहायता मिले। यह अधिनियम 16 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, स्कूलों को सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर देता है। कक्षा 6वीं से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि कक्षा 6वीं से व्यावसायिक शिक्षा जो है शामिल किया गया है, ठीक है, जिससे उन्हें रोजगार योग्य बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि वे किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल भी सीख सके और भविष्य के लिए तैयार हो सके, ठीक है।
नेक्स्ट है पाठ्यक्रम को सरल बनाकर छात्रों को रटने की बजाय गहरी समझ और महत्वपूर्ण सोच विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, जिसमें वे खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित शिक्षा के माध्यम से समस्या समाधान, स्वतंत्र सोच जो है सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकें जो है स्कूल के पाठ्यचर्या में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय जो है रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ठीक है, स्कूल का जो टेक्स्ट बुक है हमेशा एक जैसा नहीं होना चाहिए, जो सिलेबस है वो एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, जिसमें आवश्यकता के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार क्या करें, उसमें चेंजेस या परिवर्तन कराया जा सके। ठीक है, यही पर जो है सिफारिशें हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो ECC ही है। ठीक है, वे में जो है प्रमुख रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया जाता है। जो ECC है ये 2009 में भी था, है ना। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश या स्कूल तैयारी मॉड्यूल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्कूल तैयारी मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है, जिसमें NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे जैसे एडमिशन ले लिया लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ आ गया हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हाँ मैं मतलब कॉपी करते जाते हैं, अच्छे से पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको तैयारी कराई गई होती है। ठीक है, तो अर्थात यह बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मकता, संज्ञानात्मक और सामाजिक कौशल जो है सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसको? स्कूल तैयारी मॉड्यूल को, ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो सके और स्कूल के शुरुआती हफ्तों में पिछड़ने से बच सके। यह मॉड्यूल जो है निपुण भारत मिशन का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? निपुण भारत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने डाला है। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों को स्कूल के माहौल और साथियों के साथ जो है सहज बनाने में मदद करता है। कौन? विद्या प्रवेश या स्कूल तैयार मॉड्यूल, जो निपुण भारत मिशन का हिस्सा है। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार अधिनियम यानी कि जो अधिगम है अनुभवात्मक होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होने चाहिए, करके सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है, साथ साथ प्रत्येक विषय में कला, खेल को एकीकृत करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि छात्रों में आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल क्या हो, विकसित हो सके। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 360 डिग्री प्रगति पत्र। ये क्या है भाई? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, यह NCERT SCERT के मार्गदर्शन से लागू किया गया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, एक नई प्रणाली है जिसमें जो पारंपरिक अंकों पर आधारित रिपोर्ट कार्ड को बदलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक, भावनात्मक को मापने के लिए एक नया जो है 360 डिग्री प्रगति पत्र है, जिसमें शिक्षक, माता पिता, सहपाठी और स्व मूल्यांकन शामिल होते हैं, सभी के परामर्श से जो है, ताकि ये मूल्यांकन पत्र जो है बनाया जाता है, ताकि एक संतुलित विस्तृत रिपोर्ट मिल सके। बहुआयामी। ठीक है, बहुआयामी, इसमें जीवन कौशल। ठीक है, जीवन कौशल यानी कि संचार, कम्युनिकेशन और समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता, चुनौतियों से निपटने की जो स्किल है उसको मापा जाता है। मूल्य यानी कि जो आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, नैतिक शिक्षा आप मान सकते हैं। ईमानदारी, दया, सम्मान, सभी को सम्मान देना, कैसा व्यवहार करना, अच्छा इंसान एक तरीके से। ठीक है, उसको मापा जाता है। रचनात्मकता यानी कि नए विचार, जो क्रिएटिविटी है, समस्या समाधान, कैसे आप सोच सकते हैं, कैसे समस्या का समाधान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को नापा जाता है। सहपाठ्यचर्या गतिविधियाँ जैसे कि खेल कूद है, संगीत है, वाद विवाद है, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसको नापा जाता है 360 डिग्री प्रगति पत्र में, न कि सिर्फ केवल जो क्या बोलते हैं
अंकों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जो है रखा गया है, एक तरीके से व्यापक मूल्यांकन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है और काफ़ी समय लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, अगर लाइक शेयर नहीं भी करते हैं तो आप पढ़िए ज़रूर, इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी देती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।